नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ से डेली या ज्योग्राफी का सेशन देख रहे हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई भी आयोग कराए एग्ज़ाम, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, आने वाला जो केवीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है वह है, प्लस आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम हो, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में इंडिया लेवल पे, इंडिया के स्तर पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, बड़े से बड़े सिविल एग्ज़ाम से लेकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी प्लस अदर एग्ज़ाम जो स्टेट टेट वाले होते हैं, सब में अगर आप यह सेशन देख रहे हो डेली का डेली एसएसटी वाला, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट में 60 नंबर आपके कवर होने वाले हैं। जैसे ज्योग्राफी समाप्त होने वाला होता है फिर मैं उसको तुरंत कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, पूरी ज्योग्राफी आपकी प्लेलिस्ट में तो पड़ी रहेगी। इसके बाद मैं तुरंत इतिहास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कुछ ही दिन बाद आपके मैथ के भी क्लास आने शुरू हो जाएंगे 12 बजे इन सुपर टेट वालों की, और एक रात में जो सीरीज आना स्टार्ट हो जाएगा साइंस का। अभी कुछ दिन से मैंने बंद कर रखा है उसे, क्योंकि डीएलएड के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया था, मानसूनी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है भारत में, उसी का प्रकोप 95% देखने को मिलता है। यानी कि हमारे भारत में जो वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ से हिंद महासागर से उठकर हवाएं आती हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पे जेट पवनें चलती थी, जब उनकी दिशा बदल जाती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एक कह लीजिए कि यहाँ पर एक तरह से एयर जो होते हैं वहाँ खाली हो जाते हैं। वहाँ एक तरह से गर्म हवाएं उसका जगह ले लेती हैं। जब गर्म हवाएं वहाँ पर एक तरह से क्या ले लेती हैं, जगह ले लेती हैं, वहाँ का तापमान जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो वो अब सारी हवाओं को खींचने लगता है। इस प्रकार से हमने कुछ बताया था। बताना यहाँ तक तो क्लियर था सारे बच्चों को, सारे प्रशिक्षु को, या सारे भाई को यहाँ तक क्लियर था? तो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर भारत के हर एक स्थान पे किस प्रकार से, जैसे उड़ीसा में क्यों बारिश हो जाती है, उड़ीसा तो इधर है, इधर उत्तर प्रदेश में क्यों बारिश हो जाती है। भाई जो हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर क्या घटनाएं घटती हैं, किस क्रम से, तो वो हमारे उत्तर भारत में किस प्रकार से बारिश कराती हैं। अब हम एक एक चीज देखना शुरू करते हैं। पहले इसके पहले मैंने बताया था आपको, पहले बता देते हैं व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि व्यापारिक पवन क्या होता है सर, इसको बता दीजिए, एग्जाम में आता है। देखिए, आपको मैंने बताया था जो उत्तरी वाला हमारा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यह वाला है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है हमारा दक्षिणी गोलार्ध है यह वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, विषुवती लाइन है, विषुवत लाइन यानी 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा के ऊपर 35 डिग्री तक, और 0 डिग्री रेखा के नीचे 35 डिग्री तक। 35 डिग्री जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिलता है एक रेखा जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, और ऊपर जब जाते हैं तो लाइन ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा करते हैं, जो हमारे भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर जाती है। यही कारण है कि भारत की पूरी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि ना ही भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही भारत में ज़्यादा ठंडी होती है, ना ही भारत में ज़्यादा एक तरह से वर्षा होती है। इस वजह से लोग यहाँ पर रहना अपने आप को बहुत ही अच्छा सेफ फील करते हैं। मतलब हर एक मौसम की यहाँ पर मौसम वाइज सारी चीज़ें होती हैं, ना किसी भी मौसम से बहुत ज़्यादा हानि यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है हमें। तो इस वजह से यहाँ पर रहने योग्य बहुत पर्याप्त रूप से, पूरी के पूरा भारत में रहने योग्य बहुत पर्याप्त रूप से जगह है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं इससे 35% ऊपर, 35 डिग्री ऊपर, और इससे 35 डिग्री नीचे, जब यहाँ पर एक तरह से गर्म हवा का गर्म जोन का यहाँ पर क्या होता है, केंद्र स्थापित होता है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ष भर जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं वह यहाँ पर पड़ती हैं आपके भूमध्य रेखा पर। आपको हमने कल बताया था ITC-Z। ITC-Z क्या होता है, कल वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। ICT-Z, ICT होता है, ICT-Z। यह क्या होता है, एक हवा का केंद्र होता है, गर्म हवा का केंद्र होता है, जो सूर्य की किरणों के माध्यम से आगे और पीछे बदलता रहता है। तो इस प्रकार से वर्ष भर जब सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर ICT-Z हमेशा बना होता है। यहाँ पे गर्म हवा का क्षेत्र स्थापित रहता है। यहाँ पर गर्म हवा का क्षेत्र मतलब कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर जाती हैं। जो यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं ना, देखना इधर से और इधर से, नॉर्थ हेमिस्फीयर से और साउथ हेमिस्फीयर से, यानी कि दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी ध्रुव से, और यहाँ पे उत्तरी हेमिस्फीयर से जो हवाएं आती हैं इस स्थान को भरना शुरू कर देती हैं। गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर क्या होता है कि स्थान खाली हो जाता है, तो ठंडी हवाएं यानी कि मॉइस्चर जो वाली हवाएं होती हैं इस स्थान को भर देती हैं आकर। तो इस प्रकार से ये जो हवाएं आकर इस स्थान को भर रही है ना, उस हवाओं को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यापारिक पवनें कितने डिग्री तक बहती हैं, कितने से कितने डिग्री तक। तो याद कर लेना, उत्तरी गोलार्ध में 0 से 35 डिग्री तक जो हवाएं चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 35 डिग्री तक जो हवाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं।
व्यापारिक पवने अगर आपसे बोला जाए, इस दक्षिण वाले को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो बताना दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। और इसको क्या बोलेंगे, जो उत्तर 35 डिग्री से 0 डिग्री तक होकर आ रही है तो उसे बोलेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। इस बात को आप याद रखना। इतनी बातें क्लियर हैं, तो बस आप आगे चलते हैं। देखना, हमने आपको एक चीज बताया था कि भैया जैसे जैसे 21 जून आता है तो ICTZ जो है पूरा का पूरा यहाँ पे स्थापित हो जाता है कर्क रेखा पर, यानी कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित हो जाता है। यहाँ का जो गर्म केंद्र होता है, हवा का जो यहाँ पर गर्म केंद्र बना होता है, वो क्या करता है, हिंद महासागर से बहुत भारी मात्रा में मॉइस्चर को क्या करता है, खींच लेता है। जब मॉइस्चर को खींचता है तो बहुत भारी संख्या में यहाँ से क्या होती हैं, जो आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं वो बढ़ चलती हैं हमारे भारत की तरफ। हमने बताया था, फिर 5 मई को यहाँ पे आती हैं, ऐसे क्रम से बताया था, 21 जून तक यहाँ पे आती हैं, फिर पूरे भारत में, बस वहीं पे स्टॉप कर दिया था हमने वीडियो। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जो हमारे भारत में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक तरह से वैल्यूएबल, यानी कि सबसे ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए वर्षा ऋतु को बनाने वाला या मौसम बनाने वाला केवल और केवल एक ही मानसून है, मतलब एक ही हवाएं हैं, जिसका नाम है दक्षिण पश्चिमी हवा। ये दक्षिण पश्चिमी हवा 2 शाखाओं में बटी हुई हैं, जिसमें एक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरब सागर, और कल पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की शाखा कल पढ़ेंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर, यानी अरब सागर की शाखा हमने लिखा हुआ है जलवायु का। ये वीडियो नंबर 5 या फिर 4 है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जो हमारी यहाँ से हवाएं खींची जाती हैं, यहाँ पर जो एक तरह से गर्म हवाओं का जोन बना होता है, वहाँ पे खाली स्पेस होता है। जब खाली स्पेस होता है तो उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं बहुत तेजी से जाती हैं। पहले तो स्थानीय हवा जाती हैं, तो वहाँ पर लू धक्कड़ इस तरह की सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, जो हम लोग कहते हैं लू बह रहा है। तो जून वाला महीना होता है, जून वाला से थोड़ा सा पहले मई में हम आ जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के बाद जून। तो मई का जो महीना होता है, मई में हमारे भारत में मानसून की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। लगभग 1 जून की अगर मैं बात करूं, 1 जून को अरब सागर से जो हवाएं आती हैं हमारे भारत में शुरू हो जाती हैं एंट्री इनकी। तो यहाँ पर मालाबार क्षेत्र है, हमने बताया था आपको। जब अरब सागर से हवाएं उठती हैं आर्द्रता युक्त, इसके कारण इस स्थानीय मतलब इस गर्म क्षेत्र को भरने के लिए, तो यहाँ से जब ये उठती हैं तो यहाँ पे केरल तट है, केरल तट, यहाँ पे याद रख लेना केरल का तट है, जिसे मालाबार तट कहते हैं। तो इस मालाबार वाले तट पर ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। हमने बताया था यहाँ पे नॉट पाया जाता है, यानी कि गांठ पाया जाता है, किसका, नीलगिरी का। उस नीलगिरी के गांठ की सबसे ऊंची चोटी जो है दक्षिण भारत की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई डोडा बेट्टा, याद रखना डोडा बेट्टा है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और आपके दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइएगा, हम हाइट बता देते हैं। 2692 है, और इसका है 2635 35 नहीं 25 2600 सॉरी 35 है, 35 क्या मीटर ऊंचा है यहाँ पर डोडा बेटा। तो वहाँ पे लड़ती है, जैसे ही पहाड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आ जाएंगी भारत में, जब यह स्थानीय हवाएं मतलब यह बंगाल की अरब सागर से जो हवाएं आती हैं, वहाँ पे पहाड़ी से लड़ने के बाद ही बारिश कराती हैं। अगर ये पहाड़ियाँ न होती ना तो ये सीधा का सीधा चाइना में निकल जाती। अगर यह हिमालय न होता हमारे भारत में तो मानसून यहाँ पे टिकता ही नहीं, हवाओं के साथ सीधा खींचा हुआ उधर चला जाता। जो यहाँ पर ITCZ का जोन बना हुआ है वो ITCZ सरक जाता ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं ना। तो जहाँ पे यह केंद्र बनता उसी जगह बारिश बहुत भव्य तरीके से कराती। ठीक, तो यहाँ पर जब स्थानीय मतलब जो भी अरब सागर से हवाएं एंट्री करती हैं तो सबसे पहले कहाँ बारिश कराती हैं, इस केरल वाले मालाबार तट पर जो ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं वहां पे लड़के कराती हैं, याद रख लेना। ठीक है, और इस हवा को हम किस नाम से जानते हैं, विस्फोटक, यानी कि प्रस्फोटन कहते हैं, मानसून का प्रस्फोटन कहते हैं। जहां पे भारत में सबसे पहली बार बारिश होती है 1 जून को केरल के मालाबार तट पर, तो उस प्रकार के मानसून को, उस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं, मानसून धमाका, या फिर कहते हैं प्रस्फोटन कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। इस बात को याद रख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मानसून प्रस्फोट हमें भारत में किस महीने में देखने को मिलता है या फिर किस तारीख को देखने को मिलता है, आपको दे देगा 1 जून, 2 जून, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरह से दे देगा। तो आपको याद रखना है कि भाई किस तारीख को हमको देखने को मिलता है, 1 जून को देखने को मिलता है मालाबार के तट पे। ठीक, यह किस एक तरह से कौन सी हवाएं होती हैं, तो बता देना अरब सागर की शाखा होती है या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं होती हैं। इस बात को याद रख लेना। अब देखना, जब 1 जून को यहाँ पे एंट्री करती है तो 15 जुलाई तक वो पूरे भारत में फैल जाती है, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैलने के बाद
15 सितंबर तक भारत में भव्य रूप से वर्षा होती है। तो याद रखना 1 जून से स्टार्ट होना और 15 सितंबर तक भारत में वर्षा कराना। ये किस मानसून की हवाएं होती हैं? तो बताना दक्षिण पश्चिमी मानसून का काम होता है कि 1 जून को एंट्री लेना, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक, पहली बात है 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाना। जहां जहां पे पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके कोने कोने से होते हुए जिस प्रकार से पहुंचती है अभी मैं बताता हूं। तो वहां से 15 जुलाई तक पहुंच जाना, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई को पहुंचकर 15 जुलाई से वापस थोड़े होने शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मौसम बना रहता है, वो बारिश पे बारिश कराना स्टार्ट कर देती है और यह 15 सितंबर तक या फिर कह लेंगे 10 सितंबर तक ये पूरी की पूरी चीज़ें बरकरार रहती हैं। सितंबर तक ये पूरा बारिश कराती है भारत में, फिर उसके बाद मानसून लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें दिमाग में रख लेना। 15 सितंबर तक याद रख लेना भाई, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक भारत में पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण ही वर्षा होता है। यह पूछा गया है प्रश्न कई बार, तो याद रख लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जब अरब सागर, क्योंकि 2 शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी वाला है, एक है अरब सागर की शाखा है। क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं 2 शाखा में यहाँ पर लड़ने पर बढ़ जाती हैं, एक इधर एक इधर। तो हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हवाएं आई, यहाँ पर हमें चोटी ऊंची ऊंची चोटियां दिखी। तो इससे टकरा कर देखना, जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी कैसे होती हैं, इस प्रकार से बनी होती हैं। तो पहाड़ी पे जैसे टकराएगा तो ये ऐसे ऊंचेगा, उठ जाएगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगा। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगा तो अपनी जो है मॉइस्चर वो छोड़ता चला जाएगा। कहाँ पे? इन ढलानों पे छोड़ेगा। इन ढलानों पे छोड़ते छोड़ते अपने ऊपर की तरफ चला जाएगा और जब ऊपर चला जाएगा तो वो शुष्क हो जाएगा। जब शुष्क हो जाएगा तो उसमें कोई आर्द्रता रहेगा ही नहीं, रहेगा कुछ नहीं रहेगा। तो जितने ऊपर जाएगा वहां पे बारिश का संख्या घटता चला जाता है। तो याद रखना, जितनी ऊंची पहाड़ी होगी वहां पे उतना ही अधिक वर्षा होगा। तो याद रखना, जो हमारी पश्चिमी तट है ना भाई, यहाँ की ऊंची जो दक्षिण पश्चिमी तट का जो दक्षिणी भाग है, मालाबार वाला तट, वहां पे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं कंपेयर टू इधर के। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे महाबलेश्वर की चोटी है महाराष्ट्र में, तो इस तरह से चोटियां हैं। कर्नाटक में है कुछ चोटियां, है ना? तो इस तरह की चोटियां हैं जहां से तुरैम्बक की चोटियां हैं कर्नाटक में, जहां से आपकी कौन सी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है ना? तो ये चीज़ है। त्र्यंबक की चोटियां भाई महाराष्ट्र में ही हैं, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर की चोटी से नासिक नदी मतलब कि महाबलेश्वर की चोटी के आसपास में नासिक पड़ता है, उसी जगह से गोदावरी नदी निकलती है। तो ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ यहाँ पर दक्षिण में सब ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और पश्चिम में, मतलब सॉरी उत्तर में, इस पूरे पश्चिमी जो आपका पूरी की पूरी श्रेणी है, इसमें दक्षिण की जो चोटियाँ हैं ऊंची हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, आपसे पूछा गया है। और इसी पश्चिमी चोटी पर, पश्चिमी श्रेणी पर, उत्तर वाले स्थान पर कम बारिश होता है। इसका कारण क्या है? पहाड़ियाँ यहाँ पर कम ऊंची पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आर्द्रता जल्दी से जो हवाएं होती हैं शुष्क हो जाती हैं और यहाँ पे कम बारिश कराती हैं और यहाँ पे अधिक बारिश कराती हैं। अब यह हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ी। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा होगा गुजरात में, हमने पढ़ाया था, पढ़ाते समय आपको पहाड़ी बताया था, गिर श्रेणी और एक मांडव श्रेणी। मांडव नदी नहीं, मांडव नदी तो आपके गोवा में पाई जाती है। गिर श्रेणी, या गिर श्रेणी है, गिर है, और ये क्या है? मांडव श्रेणी है। तो याद रखना, गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है, खंबात की खाड़ी वाला, कच्छ वाला तो शुष्क है, क्योंकि वहां पर कोई पहाड़ी ही नहीं है, तो उसमें शुष्क स्थान कच्छ वाला पाया जाता है। तो आपको पता होगा वहीं से नमक वगैरह निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आती हैं हवाएं, तो यहाँ पर लड़ती हैं, यहाँ पर लड़ने के बाद ये उठ जाती हैं। तो गिर वाले क्षेत्र में और इस मांडव वाले पहाड़ी वाले क्षेत्र में यहाँ पर बारिश कराती हैं गुजरात में, फिर आगे जाकर शुष्क हो जाती हैं। तो और कुछ हवाएं इधर चली जाती हैं। यहाँ पर हमने बताया था, ये नर्मदा नदी घाटी है या ताप्ती नदी घाटी है, या सतपुड़ा श्रेणी है या आपका विंध्याचल श्रेणी है। तो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है। इस नर्मदा नदी घाटी में कुछ मतलब हवाएं पास होती हैं, पास होकर यह इस वाले क्षेत्र में आ जाती हैं, मकालू वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर बारिश कराती हैं। राजमहल हिल्स के पास आ जाती हैं, वहाँ पे बारिश कराती हैं। तो यह किसका कारण है? इस पहाड़ी का छेदन। देखिए, इस पहाड़ी, यहाँ पर पहाड़ी है और इसमें जब हवाएं एंट्री करती हैं ना, तो यहाँ से सीधी चली जाती हैं और इनके बीच में बहुत कटा छटा स्थान है, तो बारिश कराते चली जाती हैं। जहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ, वहाँ पे लड़ती हैं, बारिश कराती हैं। तो यही दोनों पहाड़ियों का एक ऐसा लोकेशन फिट है कि इनकी ही वजह से हमारा जो ये वाला इलाका है ना, पूरा पूरा बारिश से पूरा प्रकोपित होता है। किस बारिश से? इस अरब सागरी बारिश से। याद रखना भाई, यहाँ की जो हवाएं जाती हैं वहाँ पे बारिश कराती हैं। कैसे कराती हैं? इस पहाड़ी के माध्यम से वह हवाएं जो होती हैं वो आगे तक बढ़ जाती हैं और ऊंची ऊंची चोटियों से लड़ने के बाद वो अपने आप को उठाना चाहती हैं, फिर से ऊंची चोटी मिला तो वहाँ पे लड़ा देंगी। इस प्रकार से ढलानों पे बारिश होता चला जाता है। तो समझ में आया चीज़ें?
कैसे बारिश होता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा गुरु शिखर चोटी है, वो जैसे आगे यहाँ पर तो बारिश नहीं कराती हवाएं, लेकिन वह जैसे आगे बढ़ती है तो यहाँ पर गुरु शिखर चोटी पड़ता है। इस गुरु शिखर चोटी पर ये अरब सागरी हवाएं लड़ती हैं। लड़ने के तदोपरांत यहाँ पर माउंट आबू वाला क्षेत्र है, और माउंट आबू वाला क्षेत्र पे पूरा भयंकर रूप से बारिश होता है, भयंकर रूप से। यानी गुरु शिखर चोटी एक ऊंचाई वाला स्थान है, जो सबसे मतलब कि जो आपका यहाँ पर यह दिख रहा है अरावली श्रेणी दिख रहा है ना, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है, जो कि राजस्थान में है। तो अरब सागर में आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन सा स्थान है जो कि अरब सागर या फिर अरब सागर की शाखा से बारिश होती है, तो बताओगे गुरु शिखर चोटी, क्योंकि गुरु शिखर चोटी ही एक ऐसी चोटी है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और हवाएं ऐसे बहती हैं, हवाएं ऐसे बहती हैं। जो गुरु शिखर चोटी है वो ऐसे, मतलब जो आपका अरावली श्रृंखला है वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, और यहाँ पर पड़ जाता है लगभग यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पर टकराती हैं, और कुछ हवाएं, मैक्सिमम हवाएं इसके सीधे में निकल जाती हैं। तो आप बताओ बारिश होगा वहाँ पे? नहीं होगा बारिश, क्योंकि यह जिस प्रकार से पैरेलली बना है ना, उसी सीध में हवाएं भी निकल जाती हैं। तो वहाँ पे किसी भी स्थान पे बारिश नहीं कराती हैं, सिर्फ और सिर्फ किस स्थान पे, जहाँ पे गुरु शिखर चोटी है, यहाँ पे बारिश होता है, उसके बाद सारी की सारी हवाएं ऊपर निकल जाती हैं। अब आपको पता होगा यहाँ पे 3 हिमालय की श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय के बाद, ट्रांस हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय तो हिमालय का उत्तर वाला श्रृंखला है, जिसमें 3 श्रेणी पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, यहाँ पे देखना धौलाधर, यहाँ पे फिर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी, फिर उसके बाद आपको नागटिब्बा है ना, नागटिब्बा भारत इस तरह से नागटिब्बा इधर है, इस तरह से यह पूरी यह जो है हमारा मध्य हिमालय है, यानी कि पहला बृहत हिमालय, फिर लघु या फिर मध्य हिमालय, फिर आपको शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय पूरा का पूरा कटा छटा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो यह हवाएं आती हैं, इसमें मैक्सिमम सारी की सारी, क्योंकि अब हवाएं उधर जा नहीं पाएंगी, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, अगर जाएंगे भी तो इसमें फंस कर और पूरे भारत में बारिश कराती हैं। यह क्रियाकलाप 15 सितंबर तक होता है, 15 सितंबर यानी 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, और 15 सितंबर तक पूरे भारत में वर्षा कराई जाती है। किससे, तो बता देना इस वाले इलाके में, किससे भाई, अरब सागर। अभी हम यहाँ पे नहीं आए हैं, यहाँ पे जो वर्षा होगी ना, इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो आपके बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से होगी। कैसे होगी हम बताएंगे, पहले आपने ये चीजें देख लिया कैसे हुआ। अरब सागर से भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा से इसी प्रकार से होती है। तो इसको नोट करिएगा, और आपको बहुत ही अच्छे रूप से जो क्लास दिया जा रहा है ना, इस क्लास का बहुत अच्छे से आप लाभ उठाइए। ठीक है भाई, लाभ उठाइए, इसको एक तरह से आप प्रिपेयर करिए, एक अपना कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, शुरू से लेकर अंत तक जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको लिखते चलिए। यह पेड कोर्स अगर आप खरीदेंगे ना, तो वहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, इस वजह से, क्योंकि ये पेड नहीं है, फ्री है, फ्री है, तो इस वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब भविष्य में यही चीज़ें आप पेड क्लास एक बार खरीद लोगे ना, तो आपको मजबूरन वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा भाई। यहाँ पर तो आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हो ना, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूटी बनाओगे, क्योंकि पैसा दिए हो ना बाप का, पिताजी का अपने, तो इस वजह से वहाँ पर जाएंगे आप, और यहाँ पर नहीं आओगे। यहाँ पे क्यों नहीं आओगे, वही चीज़ें जब आपको यहाँ पर फ्री में दी जाती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। अरे दे देता होगा फोकट का, तो क्या ही दिक्कत है। तो बस यही है, आदमी का नेचर है, क्योंकि भारत है, और भारत में अनेक विचार वाले लोग रहते हैं। जब अनेक चीज़ें हर जगह जगह पे हर चीज़ बदल जाती है, तो भारत में अनेक विचार वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, है ना। तो ये चीज़ें रही, आपको ये चीज़ें पूरी अच्छे तरीके से मैप बनाकर लिखते चलना है। इतना मैं आपको वादा, मतलब आपको प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे आपका सुपर टेट का लेक्चर हो, मतलब कि क्लास, मतलब सुपर टेट का चाहे आप एग्जाम में बैठें, तो एग्जाम में बैठना एक बार अच्छे से एक बार क्लियर कर लेना, इसके बाद कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको एक बार नोट जरूर करिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा। धन्यवाद।